बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सबका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट में। हूं आपका मेज़बान मीर हिलाल हांजुरी। और स्पेशल रिपोर्ट में सबसे पहले बात करते हैं शोपियां कटपुरा एनकाउंटर के बारे में, जहां से यही इतलात मिल रहे हैं कि इस एनकाउंटर में अभी तक 2 मिलिटेंट जो है वो मारे जा चुके हैं। टीआरएफ से इनका ताल्लुक है और दोनों मिलिटेंट लोकल बताए जा रहे हैं। लेकिन अहम बात यही है कि इसमें एक मिलिटेंट जो है वो उमर उसका नाम है, दूसरे का नाम इरफान है। लेकिन उमर के बारे में बताया जा रहा है कि वो सिर्फ 4 दिन पहले ही मिलिटेंट सप्पू में शामिल हो गया था, जबकि इरफान के बारे में यही मालूमात मिल रही हैं कि वो तकरीबन 7 से 8 माह पहले मिलिटेंट सप में शामिल हो गया था। आज अल सुबह ही तकरीबन 2 बजे के करीब यहाँ फोर्सेस को ये इतला मिली थी कि यहाँ एक मकान के अंदर 2 मिलिटेंट मौजूद है। उसके बाद उनने इस इलाके को मुहसरे में लिया और उस पर्टिकुलर मकान को भी उसका भी घेराव किया। और यहाँ पर बड़ी कोशिश फोर्सेस की ये भी रही कि जो उनके वालिदैन हैं उनको बुलाया गया था और उन्हें सरेंडर करने के लिए ऑफर दिया गया था और उन्हें कहा गया था कि अगर वो बंदूक छोड़ देंगे तो उन्हें सरेंडर करने का भी मौका दिया जा सकता है। उनकी पेरेंट्स को जो है उनके वालिदैन को बुलाया गया था, लेकिन उन्होंने किसी की भी न सुनी और वहां से फायरिंग की। और उसके बाद जब ये ऑफर खत्म हुआ तो उसके बाद फौज का दावा है कि उन्होंने इसमें दोनों को जो है जान भाग किया है। दोनों मकामी हैं। और इसके बाद आपको बताना चाहेंगे कि इलाके में इंटरनेट की जो फैसिलिटी है वो भी बंद की गई थी और जो एहतजाज है उनको रोकने के लिए पुलिस और सीआरपीएफ को भी वहां पर लगाया गया था। चलिए नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट। और स्पेशल रिपोर्ट में बात डीडीसी इलेक्शंस की, क्योंकि जम्मू कश्मीर में बाज़ाब्ता तौर पर अब ये सिलसिला शुरू हो गया है। पहले मरहले के लिए नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है और उसके हवाले से मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज काफ़ी मुतहरिक नजर आ रही हैं। पीडीपी के साथ साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीपल्स कॉन्फ्रेंस, यहाँ तक कि कांग्रेस भी अलायंस का हिस्सा नजर आ रही हैं और उनका मानना है कि उनका जो मुकाबला है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है। लेकिन हरबख्श सिंह जो कि पीडीपी के तर्जुमान है, उनका मानना है कि मुकाबला सिर्फ जम्मू के 2 से 2.5 डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। बाकी जम्मू के और कश्मीर के जितने भी अजला है वहां पर अलायंस का जो है क्लीन स्वीप करेगा और कोई भी पार्टी उनके मध्य मुकाबले में नजर नहीं आ रही है। ये हरबख्श सिंह का कहना है। उनका मजीद क्या कहना है, आइए आपकी नजर करते हैं। मुकाबला किसी के साथ नहीं है। तो हमारी जो सियासी जो यहाँ की तंजीमें हैं, जो जम्मू कश्मीर की असली तंजीमें हैं, वो सारी इकट्ठे लड़ रही हैं, तो इसमें मुकाबले वाला बात ही नहीं बनता। अब 2-2.5 डिस्ट्रिक्ट हैं जम्मू में जहाँ पे थोड़ा हमें फाइट करनी पड़ेगी। तो उसके अलावा मुझे तो कश्मीर में कहीं भी ऐसा नज़र नहीं आ रहा कि हम कहीं पे हमें कोई स्ट्रांग अपोजिशन है। या अब सबसे बड़ी बात है कि लोगों को समझना पड़ेगा इस बात को कि जो आज का ये इलेक्शन है, इस इलेक्शन की क्या अहमियत है। ये इलेक्शन सिर्फ वोट डालने के लिए नहीं है, ये हमारी शिनाख्त के लिए है, ये हमारे आप को अपने आप को जिंदा रखने के लिए है, ये जम्मू कश्मीर को दोबारा से एक सिस्टम में लाने के लिए है। क्योंकि अगर आज के इस इलेक्शन में लोगों को समझ नहीं आई और जैसे कि कुछ लोग बाइकाट करवाते थे, तो उनको अगर आज की डेट में समझ नहीं आई कि ये क्या इलेक्शन है और हम किस लिए लड़ रहे हैं, ये हमारी कोई इस तरह का नहीं है कि हमें कोई कुर्सियां लेनी है या हमने कोई गवर्नमेंट बनाना है। ये सिर्फ है कि किसी हद तक जो हमारी मिजरीज कम हो सके और जो अंडर एस्टिमेट किया जाता है जम्मू कश्मीर की पॉलिटिक्स को, यहाँ के लोगों को, और जो जबरिया तौर पे 5 सरपंच को भी बिठाया गया और ये इलेक्शन जबरिया किए गए। तो हम इसलिए अलायंस का एक बड़ा फैसला रहा कि जो ये जम्मू कश्मीर की मिजरीज हैं या इस वक्त जो इस सिस्टम को बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है, एक कब्जा करने की इंस्टीट्यूशंस पे कोशिश की जा रही है, उसको मद्देनजर रख के ये फैसला किया गया। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो जम्मू कश्मीर की आवाम है इसको समझेगी और इसमें आगे बढ़ चढ़ के आएंगे। चलिए, ये थे डॉक्टर हरबख्श सिंह जो कि पीडीपी के तर्जुमान हैं। लेकिन अपनी पार्टी के गुलाम हसन मीर का क्या मौक़िफ़ है? उनका मानना है कि उनकी पार्टी काफ़ी मुतहरिक है और वो हर वक्त फ्रंट फुट पर ही हैं, वो कभी भी बैक फुट पर नहीं गई हैं। उनका मानना है कि वो काफ़ी मुतहरिक हैं और वो अपने सर जो जीत का सहरा है वो बांध लेंगे, ये उनका दावा है। लेकिन साथ ही साथ उनका ये भी मानना है कि इन इलेक्शंस में जो 370 की बात करते हैं उन्हें भी ये समझ लेना चाहिए कि एक सब्जुडिस मैटर है और ये सुप्रीम कोर्ट के ज़ेर गौर है और इस पर अभी बात करना मुनासिब नहीं है। बल्कि इसका साथ उनका ये भी मानना है कि सिर्फ अब लोगों को इसी चीज़ पर मुनहसिर नहीं रहना चाहिए, बल्कि उन्हें एक पैरेलल सिस्टम जो पॉलिटिकल प्रोसेस है वो शुरू करना चाहिए। और इस हवाले से उनका मानना है कि इलेक्टोरल प्रोसेस
एक बेहतर रास्ता है जिससे जम्मू कश्मीर के लोगों के जो मसाइल है, जो मिजरीज है, उन पर किसी न किसी तरह से काबू पाया जा सकता है। गुलाम हसन मीर का ये मानना, और उन्होंने ये भी कहा कि इन इलेक्शंस में वो न सिर्फ खुद बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे, बल्कि उन्होंने जो गुपकार अलायंस या पीपल्स अलायंस जिसको नाम दिया गया है, उनकी जानब से इलेक्शन लड़ने वाले फैसले का भी खैर मकदम किया है। गुलाम हसन मीर ने हमारे साथी फिरदौस नजार के साथ बात करते हुए मजीद क्या कहा, आइए आपकी नजर करते हैं। ये जो डीडीसी है, ये 3 टायर सिस्टम है। एक है पंचायत का, फिर है बीडीसी का, फिर है डीडीसी का। ये सारे मुल्क में ये सिस्टम चल रहा है, लेकिन जम्मू कश्मीर ही ऐसा एरिया था जहां ये सिस्टम नहीं चलता था। वहां लोग डीडीसी को प्रेफर करते हैं असेंबली के बजाय। हम मानते हैं कि लोगों की हर सतह पे जहां पर इन्वॉल्वमेंट हो, डेमोक्रेसी की वही डिमांड होती है। डीडीसी का काम डेवलपमेंट और प्लानिंग डिस्ट्रिक्ट के लिए होती है। सियासत कम, लेकिन डेवलपमेंट और प्लानिंग का ये मिशन लेकर अपनी पार्टी जा रही है और चाह रही है कि जो इसमें ऐसे लोग आ जाए जिनको जो लोगों की जो डेवलपमेंटल सिचुएशन है उसमें एक नई दिशा दे दे, और साथ ही प्लानिंग का रुख उस तरीके से हो कि ग्राउंड जीरो पे जो मुश्किलात हैं लोगों को, उनका इजाला हो सके। वेलकम करता हूं जो उन्होंने फैसला लिया पार्टिसिपेट करने के लिए, और साथ ही मैं उनकी इस मूव को दूसरी नजर से देख रहा हूं। जिस तरीके से उन्होंने अलायंस बनाई थी, तो उनका लग रहा था कुछ तूफान वो करेंगे, वो पॉलिटिकल प्रोसेस से अलहदा हो जाएंगे। अब अगर वो पॉलिटिकल प्रोसेस में आते हैं, इट इज़ अ वेलकम, इट इज़ गुड थिंग। मल्टी पार्टी सिस्टम है यहाँ, मल्टी पार्टी सिस्टम के तहत वो डेमोक्रेटिक प्रोसेस में आते हैं, इट इज़ ऑलवेज वेलकम। चलिए नाज़रीन, आपने देखा अपनी पार्टी के गुलाम हसन मीर का भी बयान, जिसमें उन्होंने कहा कि वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे, और उनका मानना है कि वो अपनी मेहनत से और उसके साथ साथ लोगों के भरोसे से इन इलेक्शंस में आगे जाएंगे। हरबख्श सिंह जो कि पीडीपी के तर्जुमान थे, उनका भी मानना है कि 2.5 डिस्ट्रिक्ट में सिर्फ उनका मुकाबला है। सईद रूफ फारूकी हमारे साथ है। रूफ, कश्मीर और उसके साथ साथ जम्मू 2 अलग अलग सूबे हैं और तस्वीर बहुत अलग नजर आ रही है। आप क्या देखते हैं डीडीसी चुनाव हैं, आगे इंतखाबात हैं, उसमें आप पीपल्स अलायंस को कहां पर देखते हैं, और जो उनके मुखालिफ जमातें हैं, चाहे कश्मीर के अंदर अपनी पार्टी या भारतीय जनता पार्टी, और जम्मू के अंदर भी यही 2 पार्टियां उनके खिलाफ नजर आ रही हैं, तो ग्राफ किस तरह का नजर आ रहा है, किस तरह का सिनेरियो है? देखिए हिलाल, अगर हम डीडीसी इलेक्शंस के हवाले से बात करें, पीपल्स अलायंस का इलेक्शन में आना, उसके बाद ही ये जो इलेक्शंस ये कह सकते हैं कि अब मज़ेदार हो गए, हम कह सकते हैं दिलचस्प हो गए, क्योंकि कहीं कयास आ रही है, लग रही थी कि शायद पीपल्स अलायंस इलेक्शन से दूर रह सकती है। अब जो बाज़ाब्ता फैसला उन्होंने किया इलेक्शन में आने का, तो मुझे लग रहा कि अगर हम कश्मीर डिवीजन की बात करें तो नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी और नॉर्थ कश्मीर में अगरचे पीपल्स कॉन्फ्रेंस का दबदबा है सजाद गनी लोन का, तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे कश्मीर डिवीजन की बात करें तो पीपल्स अलायंस के लिए एक अच्छा खासा मौका है, और उनके लिए सपोर्ट भी काफ़ी है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के वोटरान, पीडीपी के वोटरान, पीपल्स अलायंस के वोटरान, और कहीं ना कहीं अब कांग्रेस भी इसी पीपल्स अलायंस के अंडर ही आएगी, जो इलेक्शन इसी हवाले से लड़ेगी। तो मुझे लग रहा है कि इनको फ़ायदा मिल सकता है। मुझे नहीं लग रहा कि कश्मीर डिवीजन में कोई बड़ा जो है कह सकते हैं कि मुकाबला हो सकता है। यहाँ पे बीजेपी के लिए कोई खास जो है मौका नहीं है। अगर देखा जाए कश्मीर वैली के अंदर एक जो बाइकॉट की जो सियासत है या बाइकॉट का जो असर है, वो खासतौर पर कश्मीर वैली के अंदर देखा जा रहा है। लेकिन इस बार भी अगर बाइकॉट हुआ तो उसका फायदा किस पार्टी को नजर आ रहा है आपको? क्योंकि लास्ट टाइम हमने देखा कि जिस तरह से पंचायत इलेक्शंस हुए हैं या अर्बन लोकल बॉडीज के इलेक्शन हुए हैं, वहां नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी दूर रही, फिर भी हमने देखा कि बहुत सारी सीट्स वैकेंट रही हैं, और बहुत सारी सीट्स पे भारतीय जनता पार्टी को ये इस वजह से एज मिला क्योंकि वहां पर उनका मद्दे मुकाबिल कोई नहीं था। तो डीडीसी इलेक्शंस में क्या वही चीज फिर से जो है नजर आ सकती है?
देखिए हिलाल, अगर बाइकआउट यहाँ पे हो सकता है, अगर लोग जो है बाहर नहीं आएंगे वोट डालने के लिए, तो इसका बराह रास्त असर जो है वो बीजेपी को मिल सकता है। मगर जिस तरह की अभी सिचुएशन है, जिस तरह लोगों का माइंड है, क्योंकि आर्टिकल एब्रिकेशन के बाद जिस तरह के हालात बने हैं, नए कानून जो नाफिज हुए हैं, तो ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो है डीडीसी इलेक्शंस में लोगों की इन्वॉल्वमेंट रह सकती है। और जो आप पंचायत और अर्बन लोकल बॉडीज के इलेक्शंस की आपने बात की, वहां पे कैंडिडेट्स जो है अपोजिट कैंडिडेट्स खड़े नहीं हुए थे, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी बाइकआउट पे थी। अभी कैंडिडेट्स है, पीडीपी के कैंडिडेट्स सामने हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के, पीपल्स कॉन्फ्रेंस के, कांग्रेस के। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि अगर बाइकआउट नहीं होगा तो पीपल्स अलायंस को फायदा मिल सकता है। अगर पीपल्स अलायंस या हम कहेंगे पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, सज्जाद गनी लोन, यहाँ तक कि कांग्रेस के भी कुछ लोग, उनका ये मानना है कि जो मुकाबला है असल में वो जम्मू के अंदर है और वो जम्मू के 2.5 डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। तो इससे क्या मुराद हो सकती हैं? हालांकि हरबख्श सिंह ने भी कहा कि 2.5 डिस्ट्रिक्ट में ये मुकाबला है, बाकी जम्मू में वो, कश्मीर में वो स्वीप करेंगे। देखिए कश्मीर में तो ये कॉन्फिडेंट है पीपल्स अलायंस की, यहाँ पे ये स्वीप करेंगे। और जम्मू की जहाँ पे बात करें, देखिए पीर पंचाल डिवीजन की हम बात करें, वहाँ पे ये कॉन्फिडेंट है कि जो अलायंस है वहाँ पे निकाल सकता है। 2.5 डिस्ट्रिक्ट का मतलब है कि जम्मू का जो डिस्ट्रिक्ट है, मेन डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे अगर कल की आपने रैली, जो कांग्रेस की रैली, जो ट्रैक्टर रैली कल कांग्रेस ने निकाली, तो एक बड़ी रैली थी। ये भी शायद एक संदेश गया भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि कांग्रेस भी कहीं कमजोर नहीं है जम्मू के, अगर हम मेन डिस्ट्रिक्ट की बात करें या मेन शहर की बात करें, तो मुकाबला जम्मू में भी कह सकते हैं कि जो है काफी दिलचस्प हो सकता है, क्योंकि कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी मिलकर कहीं ना कहीं जम्मू में भी भाजपा को काफी जो है टफ मुकाबला देगी। चलो रूप, बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी देने के लिए और अपनी एनालिसिस देने के लिए। कहीं ना कहीं अगर देखा जाए कश्मीर के अंदर एक एज जरूर नजर आ रहा है जो पीपल्स अलायंस है, लेकिन अगर बाइकआउट होता है तो मुकाबला यहां पर भी दिलचस्प हो सकता है, क्योंकि अपनी पार्टी के कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो उनका भी एक ग्राफ बनता जा रहा है। इसमें कोई शक नहीं कि अपनी पार्टी एक नई पार्टी है, लेकिन जो उसमें लीडर्स है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी या किसी और जमात से जरूर आए हैं, जिनका एक कार्डर जरूर अपनी कॉन्स्टिट्यूंसीज के अंदर है। लेकिन साथ ही साथ अगर बाइकआउट होता है तो उसके बाद हमने देखा कि जो हाइपर सेंसिटिव इलाके हैं, जिसमें साउथ कश्मीर के कुछ हल्के आते हैं, वहां से इससे पहले भी भारतीय जनता पार्टी कुछ सीटें जीत के आई हैं और आज भी वहां पर जो है अंदाजा हो सकता है कि अगर बाइकआउट हुआ तो वहां से भारतीय जनता पार्टी कोई ना कोई सीट निकाल सकते हैं। लेकिन ये तो सिर्फ फिलहाल अंदाजे हैं या उसके साथ साथ एक ऑब्जर्वेशन हम कह सकते हैं। लेकिन अभी जो चुनाव हो जाएंगे या इंतखाबात हो जाएंगे तो उसके फौरन बाद ही जो असल तस्वीर है वो सामने निकल कर आ सकती है। लेकिन जम्मू के अंदर मुकाबला काफी दिलचस्प होने जा रहा है। जम्मू से मतलब जम्मू डिस्ट्रिक्ट नहीं बल्कि पूरा जम्मू सूबा, जहां से पीर पंचाल भी और उसके साथ साथ चनाब वैली भी और मेन जम्मू भी, और वहां पर कांग्रेस और उसके साथ साथ जो पॉलिटिकल अलायंस है उनकी भी मजबूती नजर आ रही है। लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले में वो टिक सकते हैं, ये भी देखने वाली बात होगी। चलो नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट। मैं हूं आपका मेजबान मीर हिलाल हाजुरी। आपको बताना चाहेंगे कि कश्मीरी पंडितों की वापसी को लेकर भी काफी सियासत काफी बरसों से होते आई है और आज भारतीय जनता पार्टी के एक लीडर, हालांकि आज उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दी है और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि वो एक सिविल सोसाइटी के मेंबर की हैसियत से या कश्मीरी पंडित की हैसियत से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस दे रहे हैं। अश्विनी चिरंगो जिसका नाम है, और उनका मानना है कि आज से उन्होंने एक संकल्प यात्रा शुरू की है कश्मीर से, यानी अहद कश्मीर सफ़र, जिसका उन्होंने उर्दू में नाम दिया है। और उनका मानना है कि कश्मीर से शुरू होते हुए ये जम्मू पहुंचेगी और उसके बाद उनका जो नेक्स्ट पड़ाव होगा वो गुजरात के अंदर जो स्टैचू ऑफ यूनिटी है वहां तक जाएगा। और उनका मानना है कि इस यात्रा का मकसद यही है कि वो कश्मीर के जो पंडित हैं उन्हें यूनाइट करने की कोशिश करेंगे, जो उनका असल पैगाम है वो मरकजी सरकार तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। उनका मानना है कि यहाँ से लेकर स्टैचू ऑफ यूनिटी यानी गुजरात के अहमदाबाद तक वो यही पैगाम देना चाहेंगे कि कश्मीर के लोग या कश्मीरी पंडित कश्मीर के अंदर क्या चाहते हैं और उनका क्या एजेंडा है। जो एजेंडा उनका है वो उन्होंने कुछ इस तरह बयान किया। The first point of the agenda is that since the integration has been completed with the new land laws that have been introduced, there is a case for development of the state, number one. And number two, jobs for the youth of the J&K Union Territory. Since the development is incidental to establishment of peace, there is no development possible unless there is complete establishment of peace. But establishment of peace is incidental to
neutralization of terrorism. So we will appeal to Government of India to face this menace and overcome this with commitment, target and time orientation. This is the time that we will now make an attempt to convert this into reality, that Kashmir is incomplete without Kashmiri Pandits, and in order to achieve that target, we will appeal to Government of India as well as to the Government of Jammu and Kashmir that immediate attention is being paid to the resettlement of Kashmiri Pandits, displaced Kashmiri Pandits in the valley. And for that, in our opinion, the resettlement of Kashmiri Pandits in the valley is subject to two preludes. The first prelude is constitution of a board for all the religious cultural shrines of Hindus in Kashmir. Telling you very frankly, we are not at all satisfied with what Dharma Trust for the 30 years last has done. The whole structure of temples and shrines in Kashmir has to be handed over to the board, which will be constitutionally set in the Jammu and Kashmir state. नाज़रीन, पट्टन के कारगरी मोहल्ला के लोगों ने शिकायत की है कि उनके इलाके में पानी की अदम दस्तयाबी की वजह से उन्हें गुनगु मुश्किलात से दो चार होना पड़ रहा है। इन लोगों का मानना है कि कई बार उन्होंने पीएचई हुकाम या जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है उनकी नोटिस में भी ये चीज़ें लाई हैं, ये शिकायतें लाई हैं, लेकिन बार बार उन्हें कहा गया है कि यहाँ पर जो पाइपें हैं वो नस्ब की जाएंगी या पाइपें यहाँ पर लगा दी जाएंगी, लेकिन आज तक भी ये वादा जो है आज तक शराबी साबित हुआ, आज तक ये वादा पूरा नहीं हुआ है। एक बार फिर से उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन को ये बात ज़हननशीन कराने की कोशिश की है कि उन्हें जो पानी की वजह से मुश्किलात यहाँ पर उनका सामना करना पड़ रहा है, इसको दूर करने के लिए फ़ौरन से पेशतर इक़दाम उठाए जाएं ताकि उन्हें विंटर्स के दौरान कोई मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। कुनवास मज एप्लिकेशन JES निश AES निश कर तल पे इग्नोर पत त्रो रात एप्लिकेशन SDM सबन लिख AES पे AES इलेक्शन ड्यूटी पत कर तत पे यतन कर इग्नोर योत समझी अमन क्या दलील तन पे राय एप्लिकेशन क्या बी कम जाय क्या मसलो एप्लिकेशन सरी वारपोरा कारीगर माला सरी वारपोरा तो तत पे यतन कोर अत मज कह मुदाखलत इग्नोर AE सबन तो JE सबन तो डिपार्टमेंट सारे बेन ओतर एक दोपन तान कहें ये बने UT तान पावरी मिस तेल क्या तुम कर डिपार्टमेंटस मज तेल गो रिजाइन कर तो पत गई पत वनस तान चवान सोरे गंद आब नालन हूं आब सह नाल मे वीडियो तमिक फोटोग्राफ तम अगर स्पॉटस पे JE सब AE सब तुम वुचन तो तमें तौर आए तौर मगर अस वो AE सब न JE सब न कह फिटर वो फिटर फारूक अहमद सोफी न्यालपुरा वारपुरा तमें कर तम वो दोप बहुत फिटर कहें तत रात वन बहुत फिटर आज वन बहुत कहें फिटरी बस कर SDM सबन लिख पे AE सबस पे SDM सबन कोर असल कोऑपरेट तमें लिखा AE सबस पे JE सबस पे मगर तुम लिख रिपोर्ट मे समझी यह क्या दलील तो 3 वर्यन मज आए वनस तान ईत एस्टिमेट द्राम पाइप वनस तान आए नम पाइप यसान गई लाइन चवान तम गंद आब नश गई मुफ्ती मिल बाकी सोन कहें सवाल सोन सवाल ये। उधर उड़ी के नंबला इलाके के लोगों ने भी शिकायत की है और शिकायत उनकी यही है कि इलाके से जो रोड तामीर की गई है काफ़ी वक्त से इसकी हालत काफ़ी खस्ता है। उनका मानना है कि मुतलका हुकाम की नोटिस में कई बार ये मामला लाया गया लेकिन आज तक इस पर कोई पेशरफ्त नज़र नहीं आई। उनका मानना है कि सड़क की हालत इस कदर अबतर है कि यहाँ से चलना न सिर्फ गाड़ियों में महाल हो जाता है बल्कि पैदल चलना भी काफ़ी मुश्किल हो रहा है। उनका मानना है कि आज तक उन्होंने जितनी बार भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से लेकर जो R&B हुकाम है या इससे कंसर्न जितने भी हुकाम हैं उनकी नोटिस में भी लाया, लेकिन एक बार फिर वो उनकी नोटिस में यही बात लाना चाहते हैं कि इस सड़क पर फ़ौरन से पेशतर इसकी मैग्नेटाइजेशन होनी चाहिए या इसकी पैचिंग होनी चाहिए ताकि इलाके के लोगों को ज़्यादा जो है सफ़र ना करना पड़े। इस साल में हमें कुछ नहीं, यहाँ से गवर्नमेंट ने कुछ नहीं दिया, ना ही डिपार्टमेंट ने कुछ दिया। देखो हमारी दीवारें और देखो हमारी सब दीवारें गिर गई हैं। उसके बाद इन्होंने रोड लिया है, यहाँ से रोड में से भी हमें कुछ भी मुआवजा उन्होंने दिया नहीं है। ऐसे ही मुफ्त में उन्होंने ज़मीन हमारी दबाई है। देखो आपने दुकानें हमारी 2 थी, ये भी उन्हें खेड़ के कुछ नहीं हमें मिला आज तक। में डाला गया था जो उसी साल में रोड
खराब हो गया था। उसके बाद कई बार इंतजामिया को बताया गया, लेकिन इस रोड के बारे में किसी ने कोई भी देखभाल नहीं किया। उससे ये रोड अभी तक खराब पड़ा हुआ है बहुत ज्यादा। अभी आगे सर्दियां आने वाली हैं, बर्फ का मौसम है, यहाँ पे बहुत ज्यादा बर्फ पड़ती है। यहाँ पे कोई पेशेंट होता है, कोई बीमार हो जाता है, तो सर यहाँ से उड़ी तक पहुँचाना बहुत मुश्किल होता है। इधर मुतलका एसडीएम का मानना है कि इस सड़क पर पैचिंग का काम पहले से ही शुरू हो चुका है और उनका मानना है कि इस सड़क का काम वो बीकन अमले के जेर मातहत है, उन्होंने ये दरदस्त लिया हुआ है और इसकी पैचिंग होने के साथ साथ इसकी फिर मैग्नेमाइजेशन भी हो जाएगी और उन्होंने यकीन दिलाया कि 10 से 15 दिन के अंदर अंदर इस सड़क की मैग्नेमाइजेशन हो जाएगी। नामला की अगर हम बात करेंगे, नामला का जो रोड है फ्राम नान सिंह ब्रिज शुरू होता है और राइट अप टू रुस्तम आगे एक फॉरवर्ड पोस्ट है, ये बीकन देखती है। 53 RCC बीकन हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, वो ये काम देखती है। तो उनके पास जो है ये चल रहा है, इसकी पैचिंग, रोड तो पहले से बनी हुई है, इसकी पैचिंग हो रही है, पैचिंग का काम चल रहा है ऊपर और अभी 10-15 दिन तक अभी चलेगा ये मैग्नेमाइजेशन का काम और मुझे उम्मीद है कि 10-15 दिन के अंदर उसका मैग्नेमाइजेशन हो जाएगा। इधर त्राल के खलीलपुरा इलाके के लोगों ने शिकायत की है। ये खलील लालपुरा त्राल का इलाका है और यहाँ के लोगों की शिकायत है कि यहाँ पर 5 साल पहले PHC की संग बुनियाद रखी गई है, लेकिन आज तक भी ये मुकम्मल नहीं हुआ है। PHC यहाँ पर तामीर हो रहा है, लेकिन संग बुनियाद रखने के साथ साथ जो काम का रफ्तार होना चाहिए था वो काफ़ी धीमा है, काफ़ी सुस्त रफ्तार से काम चल रहा है, जिसकी वजह से लोगों के अंदर बेचैनी पैदा हो गई है। लोगों का मानना है कि उन्हें वो फैसिलिटी नहीं मिल रही है जिसका सरकार दावा करती आई है और तिब्बी सहूलियात तो उन्हें मिलनी ही चाहिए थी क्योंकि इसमें ज़िंदगी का सवाल है। लेकिन उनका मानना है कि जब इस छोटे से यानी PHC को लेकर 5 साल लग सकते हैं या 5 साल से ज़्यादा वक्त लग सकता है, तो फिर सरकार से उन्हें क्या तवक्को है कि वो बाकी का काम फ़ौरन से पेशतर अंजाम देंगे। उन्होंने मुतलका हुकाम से अपील की है कि इस अस्पताल का काम फ़ौरन से पेशतर मुकम्मल किया जाए ताकि मकामी लोगों को तिब्बी सहूलियात मैसर करने में उन्हें भी आसानी हो जाए। हम गरीब लोग देहात में रहते हैं दुधमारे के ऊपर, लेकिन वहाँ कोई ये खलील में जो ये अस्पताल है इसमें कोई इंतजाम नहीं है। ये बिल्डिंग है, ये अभी तैयार नहीं हुआ है। हमको यहाँ बच्चे बीमार होते हैं या औरतें बीमार होती हैं या बुजुर्ग बीमार होते हैं, यहाँ आते हैं हम, ना हमारे लिए कोई गाड़ी है ना हमारे लिए कोई दवाई मिलती है। यहाँ से हमको यहाँ से बोलते हैं चलो श्रीनगर में। तो पुराना अस्पताल में 2 कमरे अभी वो उसमें बैठते हैं डॉक्टर, यहाँ कोई पूछ परेशान कोई हमारा है नहीं। अब हमारी अपील है गवर्नमेंट तक बचाना चाहिए और हमारा यहाँ कोई इंतजाम गरीबों के लिए यहाँ इस अस्पताल में होना चाहिए और गाड़ी भी हमारे लिए यहाँ नहीं, 2 गाड़ी है वो भी वापस लेकर ले गए। इसमें जो नई बिल्डिंग है इस पर काम लगभग 4 साल पहले शुरू हुआ था, लेकिन अभी तक कंप्लीट नहीं हुई। इसके मुकाबले में जो भी PHCs है, PHC बटगुंड है इधर पटनूर में, उनका काम पहले ही ख़त्म हुआ और वो हैंड ओवर भी हो गई है, लेकिन इसमें न जाने क्यों ये डिले हो रहा है। बेसिकली ये जो एरिया है इज अ वास्ट एरिया एंड दिस PHC caters to large area, thousands of people are associated with this hospital, लेकिन स्टाफ एडुकेट है, मशीनरी एडुकेट है, सिर्फ एकोमोडेशन की कमी है। अभी जो इसमें हम काम कर रहे हैं डेट इज़ मेयरली 2 और 3 रूम्स, इसमें एक में तो इम्यूनाइजेशन सेक्शन है, बाकी एक कमरा इसमें सारे स्टाफ बैठते हैं, स्टोर है। बहुत दिक्कत आ रही है स्पेस की वजह से। हमारी सिर्फ एक ही डिमांड है, वी हैव ट्रेमेंडस डिफिकल्टीज एसोसिएटेड विद दिस एकोमोडेशन प्रॉब्लम। वंस वी आर गिवन एडिक्वेट एकोमोडेशन बाकी सारे मसले हल हो जाएंगे, सिर्फ ये बिल्डिंग शिफ्ट हो जाए हमारे अंडर आ जाए। तो नाज़रीन, ये था आज का स्पेशल रिपोर्ट। इसी के साथ दीजिए अपने मेज़बान मीर हिलाल हांजरी को ये प्रोग्राम यहीं पर इख्तिताम करने की इजाज़त, इस वादे के साथ कि अगर ज़िंदगी रही तो आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।